हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 16 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के एटा जिले में पुरातत्व विभाग को कितने साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1500 साल पुराने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 सितंबर 2021 को निम्न में से किन जिलों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो संत कबीर नगर और कुशीनगर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। इस PDF में 200+ क्वेश्चंस की संख्या है। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऐलान किया है कि वह अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने आगे बनने वाले सभी नए घरों में EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्कर फर्नांडिस का। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्काईरूट एयरोस्पेस। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लेबनान के। अगला क्वेश्चन है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है डेनियल रिचार्डो ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कानपुर के डॉक्टर शिव बालक का किस पुरस्कार के लिए नामांकन हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री के लिए। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है कानपुर के डॉक्टर शिव बालक। संस्कृत के विद्वान डॉक्टर शिव बालक द्विवेदी के पुत्र और विद्या भारती संस्थान के प्रबंधक अभिषेक द्विवेदी ने डॉक्टर शिव बालक को पद्मश्री अवार्ड 2022 के लिए नामांकित कर गृह मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। डॉक्टर शिव बालक को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी सम्मानित कर चुके हैं। डॉक्टर शिव बालक का संस्कृत क्षेत्र में बड़ा योगदान है। उनका नामांकन साहित्य और शिक्षा की श्रेणी में हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनका जो नामांकन है वो साहित्य और शिक्षा की श्रेणी में हुआ है। उनके मार्गदर्शन में 100 से अधिक छात्र छात्राएं PhD की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, जबकि 27 छात्र लघु शोध प्रस्तुत कर चुके हैं। डॉक्टर द्विवेदी की 108 प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, इनमें 10 पुरस्कृत भी हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि कानपुर के जो संस्कृत के विद्वान हैं डॉक्टर शिव बालक द्विवेदी, तो उन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड 2022 दिए जाने के लिए उनका नामांकन गृह मंत्रालय को भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कहां पर पेप्सिको इंडिया के फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में कोसी कला में। CM योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के कोसी कला में 814 करोड़ की लागत से पेप्सिको इंडिया की ओर से लगाए गए फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का
वर्चुअली उद्घाटन किया। यह देश में पेप्सिको का सबसे बड़ा निवेश है। इस प्लांट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और इसके साथ ही 5,000 से अधिक किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के कोसी कला में 814 करोड़ की लागत से पेप्सिको इंडिया की ओर से लगाए गए फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2021-22 के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लिए फसल अवशेषों के इन सीटू प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए कितने रुपए जारी किए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 496 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 2021-22 के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लिए फसल अवशेषों के इन सीटू प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए 496 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसका उद्देश्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित आसपास के राज्यों में पराली जलाने के कारण दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना है। वर्ष 2021-22 के लिए अगर देखा जाए तो पंजाब को कितनी जो राशि है वो आवंटित की गई है तो 235 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के लिए 115 करोड़ रुपए और हरियाणा के लिए 141 करोड़ रुपए और दिल्ली के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने 2021-22 के दौरान जो ये राज्य हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, उसके लिए फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए 496 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो इन राज्यों में पराली जलाने के कारण दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण होता था तो उसको कम करना इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पर जो वर्ड है पराली, अब पराली जलाने का मतलब क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ा जानिए। तो पराली जलाने का मतलब होता है फसल कटने के बाद बचे हुए हिस्से जैसे जड़ और ठूंठ जो बचते हैं उनको जलाना पराली जलाना कहा जाता है। और दोस्तों मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा में ये पराली जलाया जाता है और पराली जलाना एक ऐसा अभ्यास है जो कृषि के मशीनीकरण और श्रम की कमी के कारण किया जाता है। तो इसी वजह से जो केंद्र सरकार है उसने 2021-22 के दौरान जो ये राज्य हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, तो उन्हें जो है फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए 496 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इस साल भी दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार ने। केजरीवाल सरकार ने इस साल भी दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। तो दोस्तों इस बार भी दिल्ली सरकार ने दिवाली को देखते हुए पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। अब यहाँ पर दिल्ली की बात है तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल है नई दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 7 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 40%। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कोटा 30% से बढ़ाकर के 40% कर दिया है। राज्य के वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री पलानीवेल थियागाराजन ने कहा कि लैंगिक समानता बदलाव लाने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी और सरकार महिलाओं के लिए नौकरी के कोटा में वृद्धि को लागू करने के लिए आवश्यक संशोधन पेश करेगी। रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार के अंडरटेकिंग और स्थानीय निकायों के 8.8 लाख कर्मचारियों में से 2.92 लाख महिलाएं थीं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए जो कोटा था 30% उसे बढ़ा दिया है
और अब उसे कितना कर दिया है, तो 40% ये कोटा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुबई वर्ल्ड एक्सपो में हिस्सा लेने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। दुबई में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन दुबई वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान बना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुबई वर्ल्ड एक्सपो में राजस्थान की ब्रांडिंग से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिए 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दुबई में दुबई वर्ल्ड एक्सपो 12 से 18 नवंबर के बीच आयोजित कराया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दुबई में जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन दुबई वर्ल्ड एक्सपो होने जा रहा है, तो उसमें शामिल होने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान एकमात्र राज्य है जो यहाँ पर शामिल होगा। अब दोस्तों राजस्थान दुबई वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र राज्य बना, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या है 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो राजस्थान की रैंकिंग कितनी है, तो ये फर्स्ट नंबर पर आता है। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो राजस्थान 7वें नंबर पर आता है। इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार का रेगिस्तान, ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि कहां पर है? राजस्थान में है। और अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए थार की रेगिस्तान की रैंकिंग कौन सी है, तो ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, याहू के सीईओ कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिम लेंजोन। याहू ने जिम लेंजोन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। वह वर्तमान में डेटिंग ऐप टिंडर के सीईओ पद पर हैं। जिम लेंजोन याहू कंपनी के पूर्व सीईओ गुरु गोवरापन की जगह लेंगे। लेंजोन ने सीबीएस कॉरपोरेशन के सीईओ और सीबीएस इंटरएक्टिव के सीईओ के रूप में डिजिटल संचालन का नेतृत्व किया था। वह वर्ष 2011 में क्लिकर मीडिया के सह संस्थापक और सीईओ भी थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि याहू के नए सीईओ कौन बन गए हैं, तो जिम लेंजोन ये याहू के सीईओ बन गए हैं। और दोस्तों अगर याहू की बात की जाए तो याहू क्या है? तो ये एक अमेरिकी निगम व वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी है। और दोस्तों याहू की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है जनवरी 1994 में याहू की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो सनीवेल कैलिफोर्निया यूएसए में याहू की स्थापना की गई थी। और याहू का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो सनीवेल कैलिफोर्निया में याहू का हेडक्वार्टर है। और दोस्तों याहू की स्थापना की किसने थी, यानी याहू के फाउंडर कौन थे? तो उनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जेरी यांग और डेविड फिलो, ये याहू के फाउंडर थे। अगला क्वेश्चन है, अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 15 सितंबर को। भारत में प्रत्येक साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन महान अभियंता और भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है, जो भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। ये दिन देश के इंजीनियरों के प्रति सम्मान और उनके कार्य की सराहना के लिए मनाया जाता है। 15 सितंबर यानी इंजीनियर डे उन लोगों को समर्पित है जिन लोगों ने तकनीक के जरिए विकास को गति दी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर साल इंजीनियर्स डे यानी अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर निम्न में से कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1305 करोड़ का। दक्षिण कोरिया ने गूगल पर 177 मिलियन डॉलर यानी करीब 1305 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गूगल पर यह जुर्माना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप मार्केट में अपने दबदबे का गलत फायदा उठाने के लिए लगाया गया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया में गूगल के एकाधिकार को कम करने के लिए एक बिल पास किया गया था, जो अब कानून बन चुका है। और खास बात यह है कि गूगल पर इतना बड़ा जुर्माना इस कानून के लागू होने के तुरंत बाद लगाया गया।
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण कोरिया ने गूगल पर $177 मिलियन यानी करीब 1305 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब यहाँ पर अगर दक्षिण कोरिया की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो सियोल दक्षिण कोरिया की कैपिटल है। दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो मून जे इन वर्तमान में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। और दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है, तो ध्यान रखना है साउथ कोरियन वॉन, ये दक्षिण कोरिया की करेंसी है। और दोस्तों यहाँ पर जो ये गूगल है इसके बारे में भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन रखनी है। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। कब हुई थी, 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, तो मेलो पार्क कैलिफोर्निया यूएसए में गूगल की स्थापना हुई थी। और गूगल के हेडक्वार्टर कहां पर है, तो कैलिफोर्निया में गूगल का हेडक्वार्टर है। और गूगल के फाउंडर कौन थे, तो ध्यान रखना है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये गूगल के फाउंडर थे। और वर्तमान में सीईओ कौन है गूगल के, तो सुंदर पिचई वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लसिथ मलिंगा ने। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा। श्रीलंका के स्टार तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने 14 सितंबर 2021 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। मलिंगा टेस्ट और वनडे से पहले ही संन्यास ले चुके थे। मलिंगा ने 83 अंतर्राष्ट्रीय T20 में 107 विकेट झटके हैं। 6 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट रहा। लसिथ मलिंगा के नाम लगातार 4 गेंद पर 4 विकेट झटकने का रिकॉर्ड है। उन्होंने ये कारनामा 2 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में किया। मलिंगा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2019 में T20 मैच में यह उपलब्धि दूसरी बार हासिल की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि श्रीलंका के जो तेज गेंदबाज हैं लसिथ मलिंगा, उन्होंने 14 सितंबर 2021 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों ये थे 16 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, भूपेंद्र पटेल। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, हाल ही में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किसने किया। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।